नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को हमको इग्नोर करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सामने ये चीज़ें दिख रही हैं। यहीं से आपको आके अपनी चीज़ों को चेक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर करना है, सारी चीज़ें यहीं से आपको करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर नीचे दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ लेते हैं, और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसमें हम किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो है हूबहू सारे नियमों का हम पालन करेंगे। अगर इनमें हम कोई भी चीज़ गलत कर देते हैं तब हमारे स्कॉलरशिप आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि छात्र को क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय सबसे पहला ध्यान हमें ये देना है कि छात्रों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, कहने का मतलब यह है कि क्लास, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब आपके पास क्लास टेंथ और ट्वेल्थ इसका अंक पत्र, मार्कशीट या सर्टिफिकेट या दोनों है तो दोनों, इसके साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो कि ऑनलाइन जारी होता है, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी साल भर की जो फीस लगी हुई है उसका एक फी रिसिप्ट होना चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका अपना एक पंजीयन क्रमांक, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। इनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं, ये होना ही चाहिए। दूसरा दिया गया है कि हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में जो आपका नाम दिया गया है, पिताजी का नाम जो दिया गया है, जो आपका लिंग है और जन्म तिथि जो है वो सेम होना चाहिए। कुछ भी उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। जो भी छात्र रिन्यूअल कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं, रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनके आधार नंबर के द्वारा जो है पहले एक प्रमाणीकरण किया जाएगा, ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। और आधार नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर है, नाम है और जन्म तिथि है, ये आपका नाम और जन्म तिथि आपके क्लास टेंथ के मार्कशीट से मिलता रहना चाहिए। कोई भी इसमें कोई चेंज नहीं हो। जैसे आपका क्लास टेंथ में मार्कशीट में नाम अंकित कुमार है और आधार कार्ड में आकर नाम जो है बदल जा रहा है, नाम अंकित कुमार पाल हो जा रहा है या अंकित पाल हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टेंथ के मार्कशीट में अंकित कुमार है तब ये जो है आपका आधार कार्ड में भी अंकित कुमार होना चाहिए। सेम हो बहू, कोई बदलाव नहीं, ना तो पिताजी के नाम में ना आपके नाम में, इसमें कोई भी तरीके के बदलाव नहीं होना चाहिए। और जो ऑथेंटिकेशन आपका होगा, प्रमाणीकरण होगा, उसमें आपका आधार कार्ड का मोबाइल नंबर जो रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी को आप आगे भरकर ही प्रोसेस को आगे कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ तीसरा आपके पास क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास आपका अपना डिजी लॉकर होना जरूरी है। अगर अभी तक डिजी लॉकर नहीं बना है तो आप उसको बना लीजिए। और ये जो डिजी लॉकर होगा इसी के माध्यम से आपका केवाईसी भी होता है, इसी में आपका आधार नंबर या जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चीजें होती हैं। और डिजी लॉकर में ही आपके आधार नंबर, आपका जो नाम है क्लास टेंथ की मार्कशीट में वो रहता है, और जन्म तिथि जो रहती है ये भी उसी से मिलान किया जाता है। डिजी लॉकर अगर नहीं है तो डिजी लॉकर भी आप उसको बनवा लीजिएगा। जो भी छात्र रिन्यूअल कर रहे हैं या फ्रेश फॉर्म जो है अपना भरेंगे तो उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी जो है वो आपको इसमें फिल करना होता है। तो आपके पास एक चलता फिरता सिम होना चाहिए, एक जो है
रनिंग फोन होना चाहिए जहां पर आपका ओटीपी आएगा, रनिंग ओटीपी। तो इस पर जो है आपका ओटीपी आएगा। एक बार में आप एक ही फोन से अप्लाई कर सकते हैं, एक ही नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी के घर में 2 भाई बहन या 2 से अधिक हैं और उनके पास जो है मोबाइल, सिर्फ मोबाइल नंबर 2 ही है, तो ऐसे कंडीशन में वो तीसरे सिम की व्यवस्था करें, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से एक ही छात्र अप्लाई कर सकता है। एक मोबाइल नंबर से जो है 3-4 छात्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे का जो है अपना अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका अपना अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए। और ये जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आधार कार्ड से लिंक होगा। यही है, आधार से सीडेड बैंक खाता और जिसका एनपीसीआई मैपिंग होना अनिवार्य है। आधार से रहेगा, आप एनपीसीआई जाकर बैंक से करा लेंगे अगर नहीं है तो। हालांकि जो अभी नए अकाउंट खुल रहे हैं उसमें आधार लिंक भी रहता है और एनपीसीआई मैपिंग भी हुआ रहता है। तो अगर जिसका पुराना है, नहीं हुआ है, तो वो जाकर करवा लेंगे। सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा में अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा किसी भी स्थिति में ट्रांजैक्शन आपका फेल होने की संभावना रहती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया है, तो जो आपका 2025-26 है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से सीडेड बैंक में होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के पास जो है 2 या 3 अकाउंट हैं, तो उसमें से किसी एक अकाउंट में ही बच्चे का जो है स्कॉलरशिप जाएगा, जिसमें आपका एनपीसीआई होगा, आधार कार्ड लिंक होगा, उसी में जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आप चालू रखें। अगर उसमें 2-3 महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो जाकर ट्रांजैक्शन कर लें। यही यहाँ पर दिया गया है कि छात्र को अपने आधार फीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो। हर 3 महीने में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। तो आपका अगर जो भी अकाउंट है उसको आप जाके बैंक में पता कर लीजिए रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप चालू करा लीजिएगा। जो भी छात्र होंगे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय उसको टेम्पोररी लॉक करेंगे, परमानेंट जो है लॉक नहीं करेंगे। परमानेंट अगर लॉक कर देंगे तो उसमें कोई भी बदलाव बाद में नहीं हो पाएगा। तो टेम्पोररी ही करना है, ताकि अगर कोई भी बदलाव करना हो तो आप उसको कर सकें। जैसे हाई स्कूल इंटर का रोल नंबर, जाति और आय प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन प्रमाण का क्रमांक, छात्र द्वारा पिछले वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गई कैटेगरी आपकी चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि का किया गया अंकन सावधानी पूर्वक जांच लें। यही इनके कहने का मतलब है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने समय आपके सारे जानकारी, जो भी जानकारी है, चाहे वो आपके अंक से रिलेटेड हो या न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या आपने जितनी फीस सबमिट की है, इसके साथ ही साथ जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी का आपके पास जो प्रमाण पत्र है उसमें जो दी गई जानकारी है वो सब एकदम सही होनी चाहिए, कुछ भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। अगर आप किसी दुकान से भी करवा रहे हैं, साइबर से भी करवा रहे हैं, तो अपने सामने करवाइएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। जो भी आपका पासवर्ड लगेगा उसको आप खुद ही बनाइएगा और उसको याद रखिएगा। छात्र यदि साइबर कैफे संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जांच का प्रिंट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें। कोशिश करिए कि आप खुद से फॉर्म भरिए। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो आप साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं और साइबर कैफे में आप सामने ही अपने सारे फॉर्म को फिलअप कराइएगा, सारी जानकारी को भरिएगा और साइबर कैफे वाला जो व्यक्ति होगा वो आपको एक प्रिंट देगा। प्रिंट को आपको मिलान करना है, सारी चीजों को एकदम अच्छे से
कुछ अगर गलत है तो उसको सही करा लेना है, तब ही उसको फाइनल प्रिंट कराना है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे और उसको फाइनल प्रिंट करने से पहले एक प्रिंट आपको मिलेगा, उसको आप कॉलेज में ले जाकर चेक करवाएंगे। वहां भी जब परमिशन मिल जाता है कि हाँ सब कुछ सही है, तब उसको आप आगे लॉक करेंगे। यही चीजें आगे यहाँ पर दिया गया है। आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत 3 दिन बाद संस्था द्वारा फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। यदि आवेदन पत्र में जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के रोल नंबर में कोई त्रुटि होगी तो इन 3 दिनों में लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। सही करने के उपरांत हाई स्कूल रोल नंबर को छोड़कर ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिंट लें और संस्थान में आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें। कहने का मतलब यह है कि आप जब फाइनल प्रिंट करेंगे तो उस समय आप इन चीजों को मिलान कर लेंगे, सारी जानकारी सही है कि नहीं है। अगर फिर भी कुछ गलत रहता है तो 3 दिन के अंदर आप उसको सही कर लीजिएगा। हालांकि फाइनल उसको सबमिट करने से पहले उसको आप 2-3 बार जरूर मिलाइएगा कि कोई गलती उसमें ना हो, और तब उसका फाइनल प्रिंट आप ले जाकर अपने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सबमिट करिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक शुल्क नॉन रिफंडेबल के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही फीस धनराशि अंकित करें। आपकी जितनी फीस लगी है आप उतनी ही फीस सबमिट करेंगे, उससे ज्यादा फीस जो है सबमिट नहीं करेंगे। एक बार आप कॉलेज में जाकर चीजों को पता कर लेंगे कि कितना फीस यहाँ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उतना ही भरना है, उससे ज्यादा आप नहीं भरेंगे। जो भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको अगर प्रथम वर्ष में स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो वो अगली क्लास के लिए अपना रिन्यूअल ही करेंगे, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत वर्षों के प्राप्तांक, पूर्णांक, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि तथा विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु छात्र आवेदन पत्र में विगत वर्षों के पूर्णांक, प्राप्तांक को सही भरें, क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय या एजेंसी द्वारा अपलोड किए गए परीक्षा फल से किया जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे रिन्यूअल करेंगे उनको जो लास्ट ईयर का आपका अंक है उसको ही भरना है, सही भरना है, कोई गलत नहीं भरना है। गलत हो जाएगा तो आपका स्कॉलरशिप वापस नहीं आएगा। जो भी प्राइवेट संस्थान है जो स्व-वित्त पोषित हैं, जिनको सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती है, या ऐसे कॉलेज जो शासकीय हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं या एडेड कॉलेज हैं, तो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं चाहे वो रेगुलर हों या सेल्फ फाइनेंस वाले हों, तो वो अपने अंकों का जो है एकदम सही तरीके से भरेंगे और ये कॉलेज जो है उसको वेरीफाई करेगा। छात्र छात्राएं जो भी होंगे वो ईमेल आईडी व आधार नंबर से लिंक स्वयं का ही मोबाइल नंबर दें। अभी मैंने आज पहले ही बताया था कि प्रत्येक बच्चे का अपना एक मोबाइल नंबर होगा और उसका एक अपना ईमेल आईडी होगा। वर्तमान सत्र द्वारा संचालित नियमावली, समय सारणी, प्रदर्शित सूचनाएं एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट को आप समय समय पर चेक करते रहें और जो भी नियम दिए जा रहे हैं उसका आप पालन करें। नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास या प्रोन्नत के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरें। जो भी स्टूडेंट होंगे अगर वो प्रमोटेड हैं तो प्रमोटेड के लिए जो भी मार्क्स मिला है उसको भरेंगे, अगर पास हैं तो जो भी पास मार्क में जिनका मार्क्स जितना है उतना ही भरेंगे। परीक्षा परिणाम न मिलने की दशा में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड के ऑप्शन के साथ आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चों का अपना रिजल्ट उनके पास होता है, तो जो भी उसमें दिया गया है वही आप भरेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें रिजल्ट नॉट डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना मार्क्स भरना ही भरना है। छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने, रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना जरूरी है।
कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जो भी एक्टिविटी होगी उसको आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करते रहेंगे। अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है या आगे प्रोसेस किया जाता है तो इसका जो है एक एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, जो मोबाइल नंबर आप इसमें लॉगिन किए रहेंगे, यही यहाँ पर दिया गया है। तो इतनी जो है चीजें हैं वो आपको करना है। अब आगे देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करना है छात्रों को और क्या चीजें नहीं करना है। तो सबसे पहले दिया गया है कि शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें और पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें। कहने का मतलब जब आप फाइनल सबमिशन के लिए जाएंगे तो आपको ही जाना है, और आप जब जाएंगे तो आपका वहां पर साइन होगा, और कुछ समय के बाद जो भी बच्चे जो जनरल के हैं या SC ST के हैं, अब उनका आधार वेरिफिकेशन होता है, तो आपको ही जाना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जाना है। तो पहला आपको ध्यान देना है कि आपको ही जाना है। किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिंट मान्य नहीं होगा। आपके पास अपना ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, किसी भाई बहन का नहीं होना चाहिए, या अगर ऐसी कंडीशन में है तो वो उस नंबर से कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया हो, इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। आपका जो पर्सनल डाटा है जैसे आधार नंबर, हाई स्कूल का अनुक्रमांक, बैंक खाता संख्या या आवेदन पत्र में जो भी आपका पासवर्ड है उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप अपने पास ही रखेंगे। मान लीजिए कि अगर आपने किसी के साथ शेयर कर दिया और करेक्शन विंडो आता है और करेक्शन विंडो में जाकर उस व्यक्ति ने कुछ चीजें गलत कर दी तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी आपकी जो पर्सनल जानकारी है किसी व्यक्ति के साथ उसको शेयर नहीं करना है। आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिएगा। हालांकि लास्ट डेट यूजी वाले बच्चों के लिए 20 दिसंबर का है, तो 20 दिसंबर के पहले पहले आप कभी भी भर लीजिएगा। जो भी छात्र फेल है वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु तो आवेदन पत्र का जो फाइनल प्रिंट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ माना नहीं जाएगा। समय सारणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरांत ही संस्थान में जमा कर किया जाएगा। तो जो भी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको आप पहले अपने पोर्टल से फाइनल सबमिट करिएगा, फिर 3 दिन के बाद जो प्रिंट उसमें से निकलेगा उसको ही ले जाकर आपको कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। छात्र या छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र या छात्रा का ही होगा। आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र या छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र छात्रा का आधार नंबर, हाई स्कूल रोल नंबर, बैंक खाता संख्या, आय एवं जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य कोई डॉक्यूमेंट प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान देना है कि आपको कोई भी चीजें गलत नहीं भरना है, किसी दूसरे बच्चे का आधार नंबर या कोई भी कुछ भी उसमें गलत नहीं भरना है। सारी चीजें एकदम सही सही आपको भरना है, सारी चीजें एकदम सही आपको फिल करना है। यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो संदेहास्पद श्रेणी में आता है, सस्पेंशन वाली श्रेणी में आता है, तो संदेह के कारण उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से ऑनलाइन देना होगा। अगर कोई भी लगता है अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई भी गलती है बच्चे की तरफ से, तब आपको एक मैसेज आएगा, उसको आपको ऑनलाइन माध्यम से ही सही करा लेना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों जैसे जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन उपलब्ध न कराए जाने पर या दिए गए उत्तर अभिलेखों में छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा आपका जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति ही ना बने, इसलिए आप सारी चीजों को एकदम सही भरिएगा। अगर फिर भी गलत होता है तो आप अपने कॉलेज में समय समय पर चेक करते रहिएगा। वहां से आप के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी क्लर्क हैं उनसे आप बात करते रहिएगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो इनका ये मोबाइल नंबर दिया गया है,
इस पर आप कॉल करके सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान ये देना है कि जिस दिन छुट्टी नहीं रहेगी उसी दिन आपको कॉल करना है, छुट्टी के दिन कॉल नहीं करना है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अपना लेटेस्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, इसकी जरूरत कम पड़ती है, जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो रहती है वही आ जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट स्लिप होना चाहिए, पे रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए जो आपने पे किया हुआ है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का आई कार्ड होना चाहिए। आपके पास अपना बैंक पासबुक होना चाहिए और इसके साथ ही साथ डिजी लॉकर होना आपके पास बेहद जरूरी है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन सब चीजों को आपको बेहद ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत होती है तब आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।